मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में सेट 2 इंटरमीडिएट गणित 2020 सेट कोड है 324 XB के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 2 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़वाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न 5 में का बताया गया है y बराबर cos x की होल घात sin x प्लस x की घात x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, y के बराबर आपको दो पद दिख रहे हैं और पहला जो पद आपको दिख रहा है चर की घात चर में फलन है और दूसरा जो पद दिख रहा है वो भी चर की घात चर में फलन है। तो आपको पता है जब चर की घात चर में फलन मिल जाता है तो लॉग पहले लिया जाता है और अवकलन बाद में किया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, y के बराबर दो पद या दो से ज्यादा पद आपको मिल जाते हैं तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, y बराबर जैसे हमने यहाँ पे ले लिया x की घात sin x। मेरे प्यारे बच्चों, y के बराबर हमने सिंगल पद ले लिया, सिंगल पद ले लिया। जब आपको y के बराबर सिंगल पद मिल जाए चर की घात चर में, तब आपको डायरेक्ट दोनों पक्षों का लॉग ले लेना है, उसके बाद अवकलन करना है। जैसे यहां पे देखो, फिर लॉग में घातें आगे आ जाती हैं, अवकलन कर लेते हैं, यही सीखा है। लेकिन जब दो पद मिल जाएं या दो से ज्यादा पद मिल जाएं तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हो। सिंगल जब पद मिल जाए चर की घात चर में तब आपको डायरेक्ट लॉग ले लेना है, उसके बाद अवकलन करना है। दो या दो से ज्यादा पद मिल जाएं तब कैसे आपको लॉग लेना है, लॉग तो लेना ही लेना है, ठीक है। चर की घात चर में जब फलन मिल जाते हैं तो ये सीखना जरूर है। सिंगल पद वाले प्रश्न और दो या दो से ज्यादा पद वाले प्रश्न मिल जाए तो देख तो यहां पे लिख देते हैं इसका हल और लिख लो, यहां पे दिया है y बराबर cos x की होल घात sin x और प्लस का x की घात x। अब आपको क्या करना है, जैसे यहां पे सिंगल पद आपने सीखा है चर की घात चर, ऐसे आपको अलग अलग करना है, अलग अलग। जैसे देखो, पहले वाले को हमने y1 मान लिया, दूसरे वाले को y2 मान लिया, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं यस ए वाई। यस ए वाई का मतलब होता है सपोज दैट, ठीक है। देख लो यहां पे, देख लो, सपोज दैट शॉर्ट में बोलते हैं यस ए वाई। इसकी हिंदी होती है मान लो कि। तो हमने पहले वाले पद को y1 माना है, दूसरे वाले पद को y2 माना है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, मानने के बाद अवकलन करना होता है, एक समीकरण बनाना होता है। कैसे, देखो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब आपको पता ही है, दोनों तरफ d/dx रखा जाता है, बराबर के मेरी तरफ बराबर के उस तरफ रख लिया ना, ठीक है। अब अवकलन करना है, y का अवकलन dy/dx होता है, y1 का अवकलन dy1/dx होता है, प्लस y2 का अवकलन dy2/dx होता है। और इसे समीकरण 1 डाल लेना है, इतना ध्यान रखना। यही दो लाइनें हर एक प्रश्न में आप यूज करना जब y के बराबर दो या दो से ज्यादा पद मिल जाते हैं चर की घात चर में, तो समीकरण बनाना होता है। जैसे आपने सिंगल पद सीखा है लॉग लेने के बाद अवकलन, ऐसे ही आपको करना है जैसे सिंगल पद में करते हो। तो अलग अलग आपको आंसर शीट निकालना है। जैसे dy1/dx की आंसर शीट निकालना है अलग, dy2/dx की आंसर शीट अलग निकालना है। जब दोनों आंसर शीट अलग अलग निकाल लेना है, वही आंसर शीट इस समीकरण में रख देना है। cos x की होल घात sin x प्लस x की घात x का
x के सापेक्ष अपकलन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे करोगे कैसे? बाई 1, पहले वाले पद को आपने माना था, ठीक है, cos x ही होगा sin x, ये है सिंगल पद। लॉग लेने के बाद अपकलन करना है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। पहले आपको लॉग लेना है, उसके बाद अपकलन करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, तब तक आप लोग इतना नोट करो, यहां से अब लिखना है आपको, ठीक है। लॉग बाई 1 बराबर लॉग cos x की होल घात sin x, यही है। अब आपको पता है कि लॉग लेने के बाद जो लॉग के फार्मूले होते हैं 3, या तो तीनों यूज होते हैं, या 2 यूज होते हैं, या 1 यूज होता है जब लॉग लेते हैं। फार्मूले यूज करने के बाद ही आपको अपकलन करना है। लॉग का सिस्टम पूरा कंप्लीट करना है, इतना ध्यान रखना है। लॉग लेना है, लॉग के फार्मूले देखना है, लगेगा तो लगाएंगे, ठीक है। 3 में से 1 तो लग ही जाएगा, ये 100% सत्य है। उसके बाद अपकलन करना है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? घात वाला लग जाएगा, तो घात आगे आ जाएगी। तो log बाई 1 बराबर आपको लिख लेना है sin x आगे, ठीक है। एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, log n की घात m, तो m log n, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है फार्मूला तो log का अब नहीं लगेगा तो अपकलन करना है, तो यहाँ पे लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब आपको पता ही है कि दोनों तरफ d/dx आपको रखना है, बराबर के मेरी तरफ, बराबर के उस तरफ, ठीक है। इसका अपकलन 1/1 का दोबारा करेंगे, क्योंकि बाई 1 और x चर चेंज है, जब चर चेंज होता है तो दोबारा अपकलन होता है, ठीक है। बराबर में देख लो, इसको आप फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है, क्योंकि 2 फलन जब इनटू में मिल जाते हैं तब आपको गुणन नियम का यूज करके अपकलन करना होता है। तो ठीक है, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अपकलन लॉग का क्या होता है? लॉग x 1/x होता है, रख लिया। लेकिन ये चर चेंज है, cos x और d के पास में x चर चेंज दिख रहा है, तो दोबारा अपकलन होता है। cos का क्या होता है? माइनस का sin x, ठीक है। फिर प्लस दूसरा पद आपको एट इट इज लिखना है, log cos x, ठीक है। और फर्स्ट फलन का अपकलन बताइए, sin x का cos x होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता ही है कि हमको बाई 1 का क्रॉस इंटू कर देना है, क्योंकि लास्ट लाइन आपको ध्यान रखना है, जब भी चर की घात चर वाला फलन मिल जाए और आपको अपकलन करना हो तो लास्ट की एक लाइन ध्यान रखना है, जो बाई हो या बाई 1 या बाई 2 मिलता है बराबर के मेरी तरफ, उसका क्रॉस इंटू करके आपको मान रखना है, तब आंसर शीट छोड़ना है, ठीक है। तो हम बाई 1 का क्रॉस इंटू कर देंगे, तो डी वाई 1/dx बराबर बाई 1 आ गया। यहाँ पे देखो साइन अपॉन कोस 10 हो गया, और माइनस आगे लिख लो, तो साइन x इंटू 10x। यहाँ पे देख लो, लॉग का जो पद होता है, जब भी गुणे में मिल जाए लॉग का पद सबसे बाद में लिखा जाता है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो cos x पहले लिख लो, log cos x बाद में लिख लो, ठीक है। अब बाई 1 का आप मान रख लो, यहाँ से cos x ही होल घात sin x, तो cos x की होल घात sin x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्लस का पद पहले लिख लो, माइनस का पद बाद में लिख लो, तो हमने cos x log cos x ये पहले लिख दिया है। यहाँ पे क्या है? माइनस का sin x इंटू 10x। ये एक आंसर शीट निकली है। जैसे dy1/dx का मान निकाला है, सेम टू सेम आपको dy2/dx का मान निकालना है, उसको नोट करो। यहाँ से हम रफ करेंगे, अब निकालेंगे dy2/dx का मान। थोड़ा जल्दी इसको हम रफ करते हैं। रफ हो गया, ठीक है। अब आपको इसके आगे लिखना है, यहाँ से y2 बराबर, यहाँ से आपको यहाँ पर आना है,
y2 बराबर क्या माना था, x की घात x, ठीक है, log पहले उसके बाद अपकलन करना है, तो दोनों पक्षों का log लेने पर, चलो यहां से लिखते हैं, log y2 बराबर log x की घात x, लगा फार्मूला log का, log y2 बराबर में घात आगे कर लो, क्या होता है फार्मूला, n की घात m आगे एक घात, मतलब यहाँ पे घात आगे आ जाती है, ठीक है। कर लो अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब आपको पता ही है कि दोनों तरफ आपको d/dx रखना है, बराबर के मेरी तरफ बराबर के उस तरफ, ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, इसका अवकलन बोलो, यहाँ पे log लिखो, log y2, ठीक है। अब अवकलन करो 1/y2 का दोबारा, तो dy2/dx, यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड फलन का अवकलन log x 1/x प्लस सेकंड फलन को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट फलन का अवकलन करना है, x का कितना होता है 1, ठीक है, ये कट गया। अब आपको क्या करना है, ये y2 दिख रहा है, क्रॉस इंटू करना है, लास्ट लाइन आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब y2 का मान रखना है, तो यहीं पे देख लो y2 का मान x की घात x, तो x की घात x 1 प्लस का log x, ये आंसर शीट आ गई है dy2/dx की। तो ये आंसर शीट और ये आंसर शीट इसमें रखना है समीकरण 1 में, जल्दी उतना नोट करो, ठीक है। इस तरफ हम लिखते हैं, थोड़ा स्पीड से रफ कर देते हैं, ये लो, ये स्पीड से रफ हो गया, इसके आगे क्या लिखना है, dy1/dx और dy2/dx के मान, यहाँ पे लिख लो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, लिख लो, dy/dx बराबर dy1/dx प्लस का dy2/dx, ठीक है, dy/dx रखो मान, dy1/dx का मान रफ नहीं किया है, लिख लो देख के, cos x की होल घात sin x, फिर ब्रैकेट में cos x log cos x माइनस का sin x इंटू में tan x, अब प्लस dy2/dx की आंसर शीट क्या है, x की घात x 1 प्लस का log x, ये आंसर शीट आ गई है, नोट कर लो इतना। अब इसको रफ करेंगे, अगला प्रश्न हल करवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया, अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। यहाँ पर क्या बताया गया है, एक आव्यूह दे रखा है a बराबर, कहता है एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पे लिख लो हल। सबसे पहले लिख लो दिया गया आव्यूह, दिया गया आव्यूह a बराबर लिख लो 224, 134, 123, ठीक है। इतना लिखने के बाद में सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दो पद आपको बनाना है, इसी आव्यूह से बन जाएंगे, योगफल के रूप में लिखिए, ये भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर a बराबर लिखा 1/2 इंटू 2a, ठीक है, फिर a बराबर हमने लिखा 1/2, हमने a प्लस a डैश लिखा और यहाँ पे a माइनस a डैश लिखा और यहाँ पे बीच में प्लस ले लिया क्योंकि योगफल बताया गया है। हमने 2a को ऐसे लिखा, देखो कैसे, a डैश कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा यहाँ से 2a मिलेगा, तो 2a को ऐसे लिखा, ऐसे ही आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, 1/2 का इंटू कर लेना है a प्लस a डैश में, ठीक है, 1/2 इंटू करना है a माइनस a डैश में। अब यहाँ पे बोला है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, तो पहला जो पद आपको दिख रहा है इसको हम p मान लेंगे और इसको q, तो यहाँ पे लिख देते हैं सपोज दैट,
और P माना है, यहाँ पे बता देना है जहाँ P बराबर 1/2 A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह है। यहाँ पे क्या लिख लेना है, सममित आव्यूह। यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। फिर दूसरा पद जो है विषम सममित आव्यूह, तो यहाँ पे लिख लो Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश एक, मार्कर चेंज कर लेते हैं, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, और इसे समीकरण 1 डाल लेना है, क्योंकि जब हम P और Q के मान निकालेंगे और इसी में रख देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन आपको ये सिद्ध भी करना है, साथ में सिद्ध करना है, क्या करना है, P एक सममित आव्यूह, P एक सममित आव्यूह और Q एक विषम सममित आव्यूह। ये भी आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे 9। तो पहले आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। फिर आपको पता है सममित आव्यूह के लिए A डैश बराबर A फार्मूला लगाएंगे और विषम सममित आव्यूह के लिए A डैश बराबर माइनस A, ठीक है। इसे लेके चलेंगे ये आ जाएगा, इसे लेके चलेंगे ये आ जाएगा। तो सममित और विषम सममित आव्यूह सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1/2 A प्लस A डैश। पहले आपको A प्लस A डैश निकाल लेना है, तो देख लो कैसे आपको यहाँ पे अभी अब लिखना है। A का तो सेम टू सेम लिख लो, यहाँ से 224, फिर 134, फिर इसके बाद 123। अब A डैश इसी से लिख लो ना, पंक्तियों को स्तंभों में कर लो तो A डैश मिल जाएगा। तो 2 - 2 - 4, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिख लो, अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख लो, अब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिख लो, ऐसे करके। अब यहाँ पे आपको जोड़ लेना है 2 2 4 -2 -1 माइनस का 3 माइनस का 4 और प्लस का 1 माइनस का 3 मिलेगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 मिलेगा, 3 + 3 6 मिलेगा, 4 में से 2 जाएंगे 2 मिलेगा, 1 और माइनस का 4 माइनस का 3 मिलेगा, माइनस का 2 और प्लस का 4 2 मिला, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 मिला। अब इसके बाद आपको A माइनस A डैश की आंसर शीट निकाल लेना है, या फिर 1/2 का गुणा कर लो, पूरी आंसर शीट निकाल लो। तो 1/2 A प्लस A डैश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, इसको भी रफ करते हैं, यहाँ से लिखते हैं 1/2 A प्लस A डैश बराबर 1/2 4 और माइनस का कितना है 3 माइनस का 3 माइनस का 3 6 2 माइनस का 3 2 माइनस का 6, ठीक है। 1/2 का अंदर करेंगे गुणा, इसमें करो 2 मिला, इसमें करोगे माइनस का 3/2 मिला, इसमें गुणा करोगे माइनस का 3/2 मिला, इसमें गुणा करोगे माइनस का 3/2 मिला, 1/2 का इसमें गुणा करो तो 3 मिलेगा, इसका इसमें करोगे 1 मिलेगा, इसका माइनस का 3/2 मिलेगा, इसका 1 मिल जाएगा, यहाँ से 2 3 6, तो इसका मान निकल आया। ऐसे ही आपको 1/2 A माइनस A डैश का मान और निकालना है। जब निकल आएगा तो P जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका डैश निकाल लेंगे, ऐसे Q डैश निकाल लेंगे, सिद्ध हो जाएगा। नोट कर लो, इस तरफ हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। जल्दी नोट कर लो। अब देख लो, उसके आगे यहाँ से लिखना है, इसके आगे यहाँ से लिखना है A माइनस A डैश। चलो मान रख लो,
ए का मान यहाँ से देख लो 2 माइनस का 2 माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 1 3 4, फिर लास्ट में कितना है 1, ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 3, 224 लिख लिया, 134 लिख लिया, फिर 1 माइनस का 2 माइनस का 3 लिख लिया। चलो इसका ए डैश निकालो इसी से, 2 माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 1 3 4, यहाँ पे आ जाओ 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब घटा लो, जब घटाओगे 2 में से 2 गया 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। अब माइनस का 4 है और माइनस का 1 है, माइनस का 5 मिलेगा, माइनस का 1 है प्लस का 2 है 1 मिलेगा, 3 है प्लस का 3 है माइनस का 0 मिलेगा, 4 है प्लस का 2 है प्लस का 6 मिल जाएगा, 1 है प्लस का 4 है प्लस का 5 मिलेगा, माइनस का 2 है माइनस का 4 है माइनस का 6 मिलेगा, माइनस का 3 है और प्लस का 3 है 0 मिलेगा, ठीक है। तो a माइनस ए डैश, अब आपको क्या करना है 1/2 का दोनों तरफ इंटू कर लेना है, तो 0 माइनस 1 माइनस का 5 1 0 6 5 माइनस 6 0, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लगा लो भाग या 1/2 का गुणा कर लो, इतना मिलेगा, यहाँ पे -5/2 मिलेगा, यहाँ पे 1/2 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 5/2 मिलेगा, यहाँ पे 2 3 6 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। तो ये आंसर शीट निकली है 1/2 a माइनस ए डैश की, ठीक है, इतना नोट करो। अब आपको p डैश जो है किसके बराबर है, a प्लस ए डैश के बराबर, इसका परिवर्त अवयव निकालो, बराबर में p निकलना चाहिए, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको इतना नोट कर लो, पहले इसको हम यहां से रफ करते हैं, ठीक है। अब आपको यहां से लिखना है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। p डैश बराबर, इसकी जो आंसर शीट निकली है वो देखो ये है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आपको परिवर्त अवयव निकालना है, पंक्तियों को स्तंभों में लिखना है। तो देखो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिखना -3/2, ठीक है, -3/2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिखना है -3/2 1 माइनस का 3। अब देखो ये जो अवयव बना है ये किसके बराबर है, ये जो है बराबर है इसके, है। तो ये आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम, देखो पहली पंक्ति मैच हो गई, दूसरी पंक्ति मैच हो गई, तीसरी पंक्ति मैच हो गई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको लिख लेना है डायरेक्ट 1/2 a प्लस ए डैश, और ये किसके बराबर है, p के बराबर है, ठीक है, ये आ गया p डैश बराबर p। तो यहाँ पे लिख देना p एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। ऐसे आपको q डैश लेना है, q डैश बराबर 1/2 a माइनस ए डैश का होल डैश। अब निकालो परिवर्त, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों उसको रफ नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी। तो देख लो यहाँ पर ये आंसर शीट है, इसका परिवर्त निकालो। परिवर्त जब निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभों में आपको लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 0 माइनस 1/2 फिर माइनस का 5/2, पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिखना है 1/2 0 3, ठीक है। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिखना है 5/2, 5/2 हो गया, माइनस का 3 और यहाँ पे 0। अब देखो सेम टू सेम बना, ये सेम टू सेम 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2, केवल माइनस का अंतर है। तो माइनस बाहर आपको रखना है, माइनस अंदर गुणा कर दो, क्योंकि हमें पता है क्यू डैश हमें बराबर माइनस क्यू लाना है विषम सममित अवयव में, सममित अवयव में प्लस लाना होता है। ये देखो
विषम सममित आव्यूह में आपको माइनस लाना है। तो माइनस कहाँ से आएगा, इसके आगे नहीं है तो माइनस आगे रखना है और माइनस अवयव में गुणा करना है। ठीक है, दूसरी आ जाओ पंक्ति 1/2 0 3 5/2, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये मैच हो गया, मैचिंग मैचिंग है। ठीक है, ये किसके बराबर है 1/2 a माइनस a डैश, और ये किसके बराबर आपने माना था स्टार्टिंग में q के बराबर, तो q डैश बराबर q आ गया ना। अब आपको उतना नोट करना है और यहाँ से थोड़ा और लिखना है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखना है इम्प्लाई दैट q एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि माइनस आ गया है तो ये बता देता है जो भी आव्यूह है विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, P व Q के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या था आपको पता है, ये समीकरण 1 जो था यहाँ से देख लो, a बराबर p प्लस q, यही था। ठीक है, तो a यहाँ पे रख लो, कितना है 2 -2 माइनस का 4, यहाँ से देख लो -1 3 4, फिर 1 माइनस का 2 माइनस का 3, चलो p और q रख लो। तो p कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो 2 माइनस का 3/2, फिर माइनस का 3/2 लिख लो, फिर माइनस का 3/2, फिर 3 1 माइनस का 3/2, फिर 1 माइनस का 3। अब क्यू कहाँ गया, क्यू जो है ये वाला देख लो, ये क्यू है, वो तो p था लिख लिया। ठीक है, 0 माइनस 1/2 माइनस का 5/2, 1/2 0 3, 5/2 माइनस का 3 0। ठीक है, पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई और तीसरी पंक्ति हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे इतना कंप्लीट करना है आपको, क्या करना है, जितना लिखा है इतना आपको लिखना है, तब आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और वेरीफाई अगर प्रश्न में आता है चेक कीजिए, तो इनको जोड़ोगे तो ये आव्यूह मिलेगा आपको। नोट कर लो, इसको रफ करेंगे, अगला प्रश्न जो है हल करवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको यहाँ पे 5वें का गा देख लेना है। पहला पार्ट बताया गया tan इनवर्स 2x प्लस का tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को सरल कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सरल कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको समीकरण में इनवर्स के पद दिख जाएं, चाहे tan इनवर्स दिख जाए, चाहे cos इनवर्स दिख जाए, चाहे sin इनवर्स दिख जाए, और लिखा हो सरल कीजिए, तब आपको x के मान ही निकालना पड़ते हैं। तो ठीक है, आपको समीकरण लेके चलना है और x के मान निकाल देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो, फर्स्ट पार्ट दिया गया समीकरण, तो क्या है tan इनवर्स का 2x प्लस का tan इनवर्स 3x बराबर π/4। मार्कर चेंज कर लेते हैं, लगाओ फार्मूला, कौन सा लगेगा, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y के बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस का y/1 माइनस का xy, यही फार्मूला होता है। ठीक है, बराबर के मेरी तरफ आपको लगा लेना है फार्मूला। तो देख लो tan इनवर्स ऊपर आएगा 2x प्लस का 3x/1 माइनस का 2x इंटू 3x, और बराबर में π/4। अब ठीक है, tan इनवर्स को हम उस तरफ लेके जाएंगे π/4 की तरफ, तो इनवर्स हट जाएगा, तो इसको लेके चलो। और यहाँ पे कितना मिला, 5x/1 माइनस का 6x² बराबर। ठीक है, tan 45 अंश का मान बताओ, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो बराबर के मेरी तरफ ITTJ रख लो और बराबर 1। अब यहाँ से देख लो इसका हल, क्रॉस इंटू कर लेंगे, द्विघात समीकरण बना लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, x के मान निकल आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 5x बराबर 1 माइनस का 6x²। अब द्विघात समीकरण में क्या होता है, पहला जो पद होता है अधिकतम घात 2 का, उसको प्लस रखना पड़ता है।
तो आपको क्या करना है, इसको इस तरफ लाना है तभी प्लस होगा, और प्लस का 5x 1 को इस तरफ लाए -1, तो 1 का 6 में गुणा करो, 6 मिला माइनस का, ठीक है, गुणनखंड करो, 6 एकम 6, ठीक है, 6x² प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0, दो पद ये दो पद ये कॉमन देख लो, तो यहाँ पे 6x मिल गया तो x प्लस का 1, यहाँ पे -1 मिल गया तो x प्लस का 1 बराबर 0, तो x प्लस का 1 और 6x माइनस 1 बराबर 0, x का मान निकालो, x का मान -1 निकला और 1/6 निकला। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहीं पे छोड़ दो पूरे ही नंबर मिले, एक नंबर नहीं कटेगा। जैसे क्या होता है, कभी कभी हमें x का मान छोड़ना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि वो x का मान इसमें LHS में रखेंगे, RHS नहीं आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में इतना समय नहीं होता है कि हम जो x के मान निकलते हैं चेक भी करें। जैसे यहाँ पर आपको पता है x का मान 1/6, करेक्ट आंसर शीट है, -1 छोड़ा गया है। चेक करोगे -1 पे LHS लोगे तो π4 नहीं निकलेगा, तो x का मान -1 छोड़ दिया गया, x का मान 1/6 ले लिया गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी मानो तो अगर ऐसे लिख दो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही आपको नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय जब प्रश्न आता है तब आपको जरूर चेक करना है। बहुविकल्पीय में क्या होता है, आपको सटीक आंसर शीट देना होती है, और वैसे जो हल होते हैं उनको क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम आंसर शीट निकाल दें क्या दिक्कत है। टीचर अगर आंसर शीट चेक करेगा 1/6, वो तो दिख ही रही है, -1 और है, क्या दिक्कत है। इसीलिए बोलते हैं बहुविकल्पीय जब मिल जाएं तब आपको x के जो मान निकलें तब आपको चेक करना है। लेकिन अगर बहुविकल्पीय नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। अब आपको ये सेकंड वाला देख लेना है, और इसको हम थोड़ा सा स्पीड से रफ कर देते हैं। तब तक आप लोग क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि एक फलन दिया गया है, अंतराल दिया गया, मध्यमान प्रमेय स्थापित कीजिए, ठीक है, मध्यमान प्रमेय। तो दो ही तो प्रमेय हैं गणित इंटर में, एक रोले की प्रमेय है, एक लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय है। तो लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय यहाँ पे आपको यूज करना है। जो कथन हमने आपको बताया था रोले की प्रमेय और मध्यमान की प्रमेय, वही कथन यहाँ पे यूज करेंगे। मध्यमान की प्रमेय आपको 2 शर्तें लिखना होती हैं, ठीक है, रोले की प्रमेय में 3 शर्तें लिखना होती हैं। और हमने 6 शब्द आपको बताए कि जो फलन दिया होता है अगर उन 6 शब्द में से मिल जाता है तो सांतत और अपकलनीयता चेक नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, फिर बताएंगे उन 6 शब्द में ये फलन फंसा या नहीं फंसा। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड नंबर डाल लो, और दिया है, क्योंकि यदि का मतलब क्या होता है, यदि का मतलब होता है दिया है, ठीक है, fx बराबर x² माइनस का 4x माइनस का 3, और यहाँ पे अंतराल भी लिख लो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1,4। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फलन दिया गया बहुपद है, और बहुपद है तो आपको इतनी जानकारी होना चाहिए कि जो 6 शब्द हमने लिखवाए उनमें से ये फंस गया तो शर्तें डायरेक्ट आपको लिख देनी है, सांतत और अपकलनीयता चेक नहीं करेंगे, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखना है, दिया गया फलन fx एक बहुपद है, तब 2 शर्तें आपको लिख लेना है। नंबर फर्स्ट, अंतराल लिख लो 1,4 में fx सांतत है, fx क्या है, सांतत है। दूसरी शर्त में आपको ओपन अंतराल लेना है, खुला अंतराल, ठीक है, ये बंद अंतराल है, ये खुला अंतराल है। सांतत में बंद अंतराल लेना पड़ता है और अवकलनीयता में खुला अंतराल लेना पड़ता है। तो खुला अंतराल 1,4 में fx अवकलनीय है, यहाँ पे क्या लिखना है, अवकलनीय है, ठीक है, डायरेक्ट लिखना है, चेक नहीं करना है, क्योंकि ये जो फलन है फंस गया है। जो 6 शब्द हमने आपको बताए थे जब कथन लिखवाए थे दोनों रोले की प्रमेय और लैग्रांज की प्रमेय में, तो ऐसे कथन छाप लेना है। अब इसके बाद आपको पता क्या लिखते हैं, उपरोक्त शर्तों पर मध्यमान
की प्रमेय माध्यमान की प्रमेय सत्यापित होती है। ये सब हम कथन का ही छाप रहे हैं, कथन आपको याद होना चाहिए। मध्यमान की प्रमेय सत्यापित होती है, यहाँ पे क्या लिखना है, सत्यापित होती है। अब सी का मान निकालेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये फार्मूला होता है सी का मान निकाल लेंगे। सी का तभी मान निकलता है जब संतत अवकलनीय फलन हो। अगर इनमें से एक शर्त असत्य होती तो हम छोड़ देते, लिख देते उपरोक्त शर्त पहली या दूसरी पर ये मध्यमान की प्रमेय सत्यापित नहीं है, तो सी का मान नहीं निकाला जाता है। जब सत्यापित है तभी सी का मान निकाला जाता है। एफ डैश सी जानते हो, इसका अपकलन करो। जब आप एफ डैश एक्स का अपकलन करोगे तो 2x माइनस का 4 मिलेगा, और यहाँ पे क्या सी है, अपकलन करने के बाद में x के स्थान पे c रख दो, तो यहाँ पे मिला 2c माइनस 4। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब एफ बी, जो बड़ा मान होता है अंतराल में वो b होता है, और जो छोटा मान होता है वो a होता है, 4 माइनस का 1। ठीक है, a का मान कम और b का मान ज़्यादा, इसकी जानकारी होना चाहिए। तो 2c माइनस का 4, ऊपर देखो यह 4 का मान यहाँ से देख लो, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख लो, क्या दिक्कत है, आता तो है। 4 का स्क्वायर 16, ये 4 यहाँ पे रखो, 4 चक्को फिर 16 माइनस का 3, फिर माइनस के बाद अब 1 रख लो, तो 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का 1 में गुणा करो 4 मिलेगा, माइनस का 3 मिला, अपॉन में 3, तो 2c माइनस का 4, 16 से 16 कैंसिल हो गए, माइनस का 3 है यहाँ पे, और ये प्लस का 3 कैंसिल कर लो डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिला, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 3 कट गया ना। ठीक है, 2c माइनस का 4 बराबर 1, तो 2c बराबर 1, 4 को उस तरफ लेके जाओ तो मिल जाएगा हमें 5, तो c का मान 5/2। अब ये c का मान किस में फंसना चाहिए, अंतराल में, खुला अंतराल 1,4 में। अगर ये c का मान अंतराल में फंस रहा है 1 और 4 के बीच में, तो 5/2 लिया जाएगा, अगर 5/2 नहीं फंस रहा तो छोड़ दिया जाएगा। तो देख लो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5 इसमें मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब अगला प्रश्न जो है हल करवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको 5वें का घा देख लेना है। बताया गया 2 परवलों y स्क्वायर बराबर 4ax तथा x स्क्वायर बराबर 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी 4G ट्रिक से आंसर शीट हम निकलवा देते हैं। जैसे आपके पास है पहला ये परवल है y स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरा जो है परवल है x स्क्वायर बराबर 4ay। कुछ नहीं करना होता है, ये आपको उठा लेना है गुणांक, 4a का 4a में गुणा कर लो तो 16a स्क्वायर, और ये 3 बटे में आपको ध्यान रखना है, 4a का 4a का गुणा करके अंश में लिखना है, और 3 ये आपको ध्यान रखना है नीचे। ये आंसर शीट आ गई 16a स्क्वायर बटे 3 वर्ग इकाई। ये 4G ट्रिक है, इतनी ही आंसर शीट बेसिक से निकलवाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए वक्र, वक्र हैं परवल है, वक्र हैं मेरे प्यारे बच्चों परवल है। तो y स्क्वायर बराबर 4ax समीकरण 1 डालो, x स्क्वायर बराबर 4ay समीकरण नंबर 2 डालो। जब हमने आपको पढ़ाया था समाकलनों के अनुप्रयोग, तो हमने आपको बताया था केवल और केवल 2 ही प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मिला है हमको प्रकार 2 का मिला है प्रश्न, ठीक है। और प्रकार 2 में क्या होता है कि हमको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ते हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु की ट्रिक हमने आपको बताई थी कि आपको समीकरण 1 और 2 में देख लेना है विषम घात, चाहे x की हो चाहे y के, ठीक है। तो हमें विषम घात समीकरण 2 से लेना है, ठीक है। यहाँ से विषम घात x ही मिल जाएगी। पहले अगर आपको x का मान निकालना है तब आपको y का मान समीकरण 1 या 2 से निकालना है, जिस पे घात विषम होना चाहिए, मतलब बन होना चाहिए। तो y का मान निकालेंगे तभी x का मान पहले निकलेगा। अगर आपने x का मान पहले निकाला और समीकरण 3 डाला
तो y का मान पहले निकलेगा। तो हम x का मान पहले निकालेंगे, y का मान बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण हमने 2 से y का मान निकाला, तो x² बटे 4a, समीकरण नंबर 3 डालना है। याद रखना है, जब भी समीकरण से प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो, y की घात 1 ढूंढना है। समीकरण 1 या 2 में y की घात 1 ढूंढना है, मिल जाए तो एक समीकरण 3 डाल लेना है। ये ट्रिक है, कभी भी नहीं हिलोगे आपको जब प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो, कभी नहीं लगोगे। तो y का मान हमने यहाँ पे निकाला समीकरण 2 से। अब ये y का मान किस में रखना है? समीकरण 1 में रखना है। 2 से निकाला है, 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रख लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, तो x² बटे 4a का होल स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, तो x की घात 4 मिलेगा और यहाँ पे 4 चक्कू 16a²। ठीक है, इसका इसमें इंटू कर दो, 64a² और यहाँ पे एक घात कितनी मिल जाएगी हमको? 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये पद जो है पक्षांतर करके मेरी तरफ लाना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा x के मान निकालते हैं। अगर आपने x काट लिया तो एक मान कम निकलेगा, तो काटते नहीं हैं। जब भी प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं तो काटते नहीं हैं चर को। ठीक है, तो इसको इस तरफ लाएंगे, x की घात 4 माइनस का 64 a³ बराबर 0। अब यहाँ से देख लो, कॉमन ले लो x, तो x जब हमने कॉमन ले लिया, x³ मिल गया यहाँ पे, 4 की घात 3 कर लो, 4 की घात 3 और a³। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा x का मान 0, यहाँ से जब घात हटाएंगे घनमूल आएगा ना, 4a मिलेगा। अब x का मान किस में रख दो? समीकरण जो 3 बनाया है उसी में रख लो। समीकरण 3 में रखने पर x के मान, यहाँ पे k कर लो। ठीक है, x के मान समीकरण 3 में रखो, ये बनाया है। तो y बराबर क्या है मेरे पास? x² बटे 4a, इसी में रखना समीकरण 3 में, इसीलिए ये समीकरण 3 बनाते हैं। तो y बराबर जब हमने 0 रखा ऊपर और फिर हमने 4a रखा, ठीक है, यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से कट जाएगा ना ये 4a। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गए, तो यहाँ पे लिख लो प्रतिच्छेद बिंदु। x का मान जब 0 हमने रखा, y का मान कितना मिला था? 0। जब हमने x का मान 4a रखा था समीकरण 3 में, तो हमें कितना मिला? y का मान 4a। ये प्रतिच्छेद बिंदु निकला है, इतना नोट करो। अब हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। जल्दी नोट कर लो, डायग्राम देख लो, क्योंकि हमें समाकलन विधि से निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो हमें पट्टी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम, ये x अक्ष और ये y अक्ष। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पे देखना है विषम घात किस पे है। ये पहला है ना परवलय, विषम घात देखो, जिस चर पे विषम घात होती है उसी अक्ष पे चित्र बनता है, मतलब परवलय बनाते हैं। तो विषम घात x पे है, तो x अक्ष पे आपको ये परवलय बनाना है। ये बन गया परवलय x अक्ष पे। अब इसमें देखो विषम घात किस पे है? चर y पे ना, चर y पे है, तो आपको y अक्ष पे परवलय बनाना है। प्लस है इसीलिए बोल रहे हैं धनात्मक y अक्ष पे, यहाँ पे प्लस था तो इसीलिए धनात्मक x अक्ष पे हमने परवलय बनाया। ठीक है, ये लो, प्रतिच्छेद बिंदु पता ही है, 0,0 पहला, दूसरा यहाँ पे मिलेगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु जानते हो, आपको चिन्ह से देखना पड़ता है, चिन्ह से। 0,0 तो पता है, उसका चिन्ह ना लिखो, वो तो मूल बिंदु मिलेगा। और जो 4a जो है प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में यहीं पे तो मिल जाएगा। तो 4a, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस परवलय का समीकरण लिखना है। तो इस परवलय का समीकरण लिखा था x² बराबर 4ay। ठीक है, इस वाले का ये रहा y² बराबर 4ax। ठीक है, अब देखो कहता है यहाँ पे दो परवलों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। दो परवलों से यही तो घिरा है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब पट्टी किस अक्ष पे काटोगे? जिस अक्ष पे
बिंदु होते हैं उसी एच पे पट्टी काटी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे उतार लें इस बिंदु को तो 4a, 0 मिलेगा। मतलब इस बिंदु से हमने लंब डाला तो 4a नीचे आएगा, ये 4a बाद वाला नहीं आएगा क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तभी यहाँ पे 0 लिखा। 4a नीचे ले आए। आप चाहो तो यहाँ पर पट्टी काट लो y अक्ष पे, प्रश्न दोनों से लगेगा। पट्टी चाहे आप x अक्ष पे काट लो, ठीक है, या फिर आप पट्टी y अक्ष पे काट लो। लेकिन y अक्ष पे कितने बिंदु हैं? केवल एक ही दिख रहा है, ये वाला। और x अक्ष पे 1 2, ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु जिस अक्ष पे होते हैं उसी अक्ष पे पट्टी काटी जाती है। तो काट ली हमने पट्टी x अक्ष पे। अगर चाहो इस बिंदु को यहाँ पे उतार लो तो 0,4a आएगा, तो पट्टी y अक्ष पे काट लो। पट्टी चाहे x अक्ष पे काटो चाहे y अक्ष पे, दोनों पे कट जाएगी, अंतरशीट सेम निकलेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, x अक्ष पे पट्टी काट ली। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, ऊपर, ठीक है, ये वक्र क्या है, ऊपर। तो दो बिंदु देखना है क्योंकि पट्टी का जो ऊपर का हिस्सा होता है, पट्टी का जो ऊपर का हिस्सा होता है चर x व y के जो समीकरण होते हैं उसी से छूलेगा, और जो पट्टी का नीचे का हिस्सा होता है dx या dy से छूलता है। जो आपको दिख रहा है dx से छूल गया। ऊपर का हिस्सा ये 100% ट्रू है और ये भी 100% ट्रू है। पट्टी का ऊपर और नीचे का हिस्सा कहाँ से छूलता है, तो पट्टी का ऊपर का हिस्सा एक यहाँ पे छुला है, चर x और y में समीकरण है ये देखो, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी छुला है, दोनों बोलेंगे ये ऊपर, ठीक है, और ये जो नीचे है। तो फार्मूला कौन सा लगाना है हम आपको बता रहे हैं, ये क्या नीचे, क्योंकि छायांकित में जब हम देख लेते हैं ऊपर नीचे तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके फार्मूला लगाना है। ट्रिक दूसरी है, बिंदु देख लो, ये वाला बिंदु ऊपर है, ये वाला बिंदु नीचे है, तो ऊपर ये रहा, नीचे ये रहा, परवल है। तो ऊपर वाला आपको पता ही है हम क्या मानते हैं, y1 मानते हैं, तो ऊपर वाले को हम y1 मान लेते हैं। तो कितना मिलेगा, y² बराबर 4ax, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब ये नीचे यहाँ पे बिंदु दिख रहा है तो y2 हमें इसे मानना है, तो y2 बराबर x² बटे 4a, x² बटे 4a, ठीक है। ये नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया। अब लगाओ फार्मूला, आंसर शीट पाओ। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अभीष्ट क्षेत्रफल, तो अभीष्ट क्षेत्रफल फार्मूला है a से b y1 माइनस का y2 dx, ठीक है, मान रख लो। लिमिट का यहाँ से देख लो, 0 से 4a, y1 ऊपर है ना, घात 30 रूट आएगा ना, ठीक है, माइनस यहाँ से y2 की वैल्यू x² बटे 4a, ऐसे करके। अब आपको समाकलन कर लेना है अलग अलग पद का और आंसर शीट निकाल देना है। इसको हम थोड़ा सा स्पीड से रफ कर देते हैं। रफ करने में मेरे प्यारे बच्चों टाइम थोड़ा सा चला जाता है। चलो पहला पद देख लो, तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, 2 रूट a बाहर निकलेगा, ठीक है, 0 से 4a रूट x का समाकलन अलग करना है। यहाँ पे देखो -1/4a और हमें x² का समाकलन करना है। चलो भाई x² का समाकलन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 रूट a, इसका 3/2 हो जाएगा ना, एक जोड़ना है ना, x⁻n में फार्मूला लगता है, ठीक है। नीचे इतना ही आएगा 3/2, लिमिट लगा लो 0 से 4a -1/4a, यहाँ पे आ जाओ x⁻3/3, 0 से 4a लिमिट लगाओ लिमिट। अब तो यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा, 4 रूट a और नीचे 3, 4a अपर लिमिट रख लो, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट रख ली ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12a, अपर लिमिट 4a की होल घात कितनी हो जाएगी 3, माइनस का 0 की घात 3, तो 0 रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 रूट a बटा 3, यहाँ से कितना निकलेगा, 2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है,
और ए ऐसे ही रखो, 1/12 ए। अब इसे कैसे लिखोगे, 4a अलग कर लो और 16a² अलग कर लो, क्योंकि ये ए से ए कट जाएगा, 4 3 12, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 4√a और अपान में 3, यहाँ से कितना निकलेगा, 2 घात कट जाएगी ना, 2 की घातें 3 8 और 1 की घातें 3/2, कितना मिलेगा यहाँ पे 16a²/3। यहाँ पे कितना मिला, 8 चक्कू 32 और इसका इसमें गुणे में घातें जोड़ोगे तो a² मिल जाएगा, बटे 3 माइनस का 16a²/3 घटा लो, 32 में 16 गया, 16 मिला और a²/3 और यहाँ पे वर्ग इकाई लिख देना है। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। 5वें काड़ा बोला गया है, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मेथड डाल लेना है, 2 मेथड से इसको लगवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, यहाँ से बन जाएगा प्रतिदर्श समष्टि, तो प्रतिदर्श समष्टि आपको बना लेना है, यस बराबर। ठीक है, पहली उछाल पर संख्या मिल जाएंगी 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी उछाल पर 1 से लेके 6 तक आपको संख्या मिल जाएंगे। बोलेंगे पहली उछाल, इसको बोलेंगे दूसरी उछाल। अब देखो कैसे आपको यहाँ पे युग्म बनाना है। 1 को पकड़ लेना है, 1 का 1 के साथ एक युग्म बन जाएगा, ऐसे आपको 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का, 1 के साथ 5 का, 1 के साथ 6 का, 6 युग्म बना लेना है 1 के साथ। तो देख लो 1 का 1 के साथ हो गया, ठीक है, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ। अब आपको 2 पकड़ना है पहली उछाल पर और दूसरी उछाल पर बदलते रहना है, फिर 1 2 3 ऐसे करके। तो 2 हमने ले लिया, ठीक है। अब बाद में तो वही आएगा ना जो पहली पंक्ति में आपने युग्म लिखे हैं, तो केवल आगे वाला चेंज कर लो, बाद वाला तो सेम टू सेम, तो हम इसी को देख के लिख रहे हैं। आगे 2 रखेंगे, बाकी ऊपर वाला छाप लेंगे, फिर आपको 3 पकड़ना है, फिर 3 आगे और बाद वाले सेम टू सेम, बाद वाले सेम टू सेम। फिर आपको 4 लेना है पहली उछाल से, तो 4 ले लिया, बाद वाले सेम टू सेम, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ये लो, ठीक है। अब पहली उछाल में 5 ले लो और बाद वाले तो सेम टू सेम, ठीक है, ये लो 5 का 6। अब पहली उछाल पे 6 पकड़ लो, आगे बदल जाएगा, बाद वाले फिर सेम टू सेम, ये लो 6 का 5 और 6 का 6, कितने बन गए, 36 युग्म बने हैं। दूसरी ट्रिक पता है, पासा जो है जितनी बार उछाला जाए 6 की घातें कर लेना है, 2 बार उछाला गया, ऐसे भी पता चल जाता है कितने युग्म बनेंगे। इसके बाद बोला है कम से कम 6 आने की प्रायिकता, ठीक है। पहले ये कम से कम और बाद में ये 6 आने की, तो पहले देखेंगे पहली उछाल पर और दूसरी उछाल पर 6, फिर बाद में कम से कम का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि दोनों उछालों पर आपको युग्म उठाना है यहाँ से। तो ई बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे एक घटना, क्या लिखेंगे, ई बराबर कम से कम 6 आने की घटना, ठीक है, कम से कम 6 आने की घटना, किस पर, पासे पर। तो युग्म कितने मिलेंगे आपको, ये देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं युग्म कितने मिलेंगे।
तो आपको पता है पहली उछाल और दूसरी उछाल, और कम से कम बाद में यूज करेंगे, इसका मतलब है दोनों उछालों पर हमें छक्का चाहिए, मीन्स 6 चाहिए। तो क्या करेंगे, पहली उछाल पर 6 देख लो और दूसरी उछाल पर 6 ना देखो। तो पहली उछाल पर जब हमने देखा, ये देखो इसमें, बाद में 6 नहीं आपको देखना है, पहली उछाल पर देख लो। पहली उछाल पर आपको दिख रहा है तो ये लिख लो 6,1, 6,2, 6,3, ठीक है, 6,4, 6,5 पहली उछाल से लिख लिया। ये हमने अभी छोड़ दिया है कम से कम के लिए। कम से कम के लिए मतलब दोनों उछालों पर 6 मिल जाए ऐसे युग्म आपको उठा के लिखना है। वो तो बात की बात है, पहले 6 पहली उछाल पर और दूसरी उछाल पर देखना है ऐसे युग्म, वही लिख लेना है। ठीक है, अब आपको दूसरी उछाल पर 6 देखना है और पहली उछाल पर 6 नहीं देखना है। तो बाद में आपको ये दिख रहा है, देख लो, यहाँ से यहाँ तक लिख लो 1,6, फिर 1,6 हो गया, 2,6, 3,6, 5,6 लिख लो। ठीक है, अब आपको कम से कम ये शब्द यूज कर लेना है, मतलब ये वाला 6,6 दोनों पासों पर 6 आ जाए। ठीक है, तो एक युग्म और मिल गया। अब यहाँ पे काउंट करो तो ये नहीं बराबर हमको कितना मिलेगा, देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला लगा लेना है, आंसर शीट निकाल लेना है। तो PE बराबर NE अपॉन NS रख लो मान, NE का मान 11 है, NS का मान 36 है, और ये आंसर शीट किस में लाई करेगी, 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस, इसमें ही लाई करेगी। तो करेक्ट आंसर शीट है, नहीं करेगी तो इनकरेक्ट है। इसको नोट कर लो। अब दूसरा मेथड बताते हैं, जल्दी नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। रफ हो गया, अब आपको यहाँ पे मेथड 2 डाल लेना है। मेथड 2 जो है हम द्विपद और वंटन से लगवाते हैं। आपने ये रूल पढ़ा होगा, द्विपद वंटन, एक फार्मूला याद होगा, Px बराबर R बराबर NCR Q की पावर N माइनस R और P की पावर R, और यहाँ पर P प्लस Q बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये तो हो गया फार्मूला। और जहाँ P क्या होता है, यहाँ पे घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता। मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिक हम बता देते हैं द्विपद वंटन का, फिर लगवाते हैं मेथड 2 से। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, Q बराबर घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, ना घटित होने की प्रायिकता। तो ये मेरे प्यारे बच्चों P और Q हो गया। अब यहाँ पर ये यूज होगा फार्मूला, देखो कैसे। सबसे पहले आपको ये देख लेना है पासा कितनी बार फेंका गया है। जितनी बार पासा फेंका गया है वो n आपको लिख देना है। तो ये दिया है n बराबर 2। फिर इसके बाद आपको P निकालना है। पासा 2 बार फेंका गया है मेरे प्यारे बच्चों। पासा चाहे 3 बार फेंका जाए, चाहे 4 बार फेंका जाए, चाहे 5 बार फेंका जाए, आपको जो P निकालना है वो एक पासे पर ही निकालना पड़ेगी, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, P हम लेंगे सबसे पहले, और जो हमसे बोला गया है प्रायिकता निकाल देंगे। जब P पता चल जाएगा तभी हम Q निकाल लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे है P प्लस Q बराबर 1। चलो भाई, तो P बराबर यहाँ पे लिख लो, एक पासे पर, यहाँ पे क्या लिखना है, एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता, एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता। तो ठीक है, ऊपर 1 आएगा, नीचे टोटल कुल परिस्थितियां 6। ठीक है, P पता चल गया। अब Q देखो, 1 माइनस P, ये भी फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, 1 माइनस 1/6 कितना मिला, 5/6। अब यादृच्छिक चर देख लो, ये जो x बराबर r है ना, ये x यादृच्छिक चर बोलते हैं।
तो यहाँ पे लिख लो यादृच्छिक चर, किसके लिए निकालना है, 6 आने, इसके लिए निकालना है, याद 6 आने के लिए। देखो तो x ग्रेटर देन इक्वल हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम से कम लिखा है, कम से कम में क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल। तो बोला गया एक पासे पर या दोनों पासे पर 6 आने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख लो, 1 या 1 से ज़्यादा, पहली उछाल पर मिलेगा 6 या दूसरी उछाल पर मिलेगा 6। अब फार्मूला लगाना है, आपको दिख रहा होगा, इसको हम रफ कर देते हैं। अब कैसे लगाना है फार्मूला हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख लो, तो px ग्रेटर देन इक्वल 1, तो px बराबर 1 लिख दो, ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा, प्लस करके आपको लिखना है, ये 2 हो गया, ठीक है। n तो ये आपको मिल गया यहाँ पे, तो n ऊपर आता है और यहाँ पे जो बराबर है नीचे लिखा जाता है। फिर q की घात 2 में से 1, तो 1 मिलेगा, और p की घात यहाँ से 1। जैसा इसके लिए आपने लिखा है पद, वैसे ही आपको इसके लिए पद लिखना है, NCR, तो NCR, q की घात 2 में से 2 जाएगा 0, और p की घात यहाँ से लिखो बेस, ठीक है। थोड़ा हल करेंगे, 2C1 का मान बताओ, 2C1 2C2 का नहीं याद है, डायरेक्ट यहाँ पे बता देते हैं। जैसे NC0 n का मान 1 होता है, डायरेक्ट याद रखना, NC1 n-1 n होता है, ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। तो ठीक है, 2C1, देखो NC1 का मान n, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, और q का मान देख लो यहाँ पे 5/6, ठीक है, और p का मान यहाँ पे देख लो 1/6, ठीक है, 1/6 आ गया, प्लस 2C2, यहाँ पे देखो NCn का मान 1, ठीक है, और q का मान 1 रख लो क्योंकि घात 0 है तो 1 ही आएगा। p², p का मान 1/6, ठीक है। हल करेंगे, ऊपर कितना मिलेगा 10 बटा नीचे 36, यहाँ से कितना मिलेगा 1/36, तो जोड़ेंगे 10 और 11/36। ये आंसर शीट किस में लाई करेगी, 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस। तो आंसर शीट करेक्ट है, नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो इसको। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 8x + 7y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। x लेस देन इक्वल 20 है, y लेस देन इक्वल 40 है, x + y लेस देन इक्वल 45 है, 3x + y लेस देन इक्वल 66 है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हल करवाते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न में देख लेना है अधिकतम z लिखा है कि न्यूनतम z लिखा है। तो यहाँ पर अधिकतम लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अधिकतम z, अधिकतम z कितना है 8x + 7y। इसके बाद आपको अवरोध लिख लो, अवरोध भी बोलते हैं, व्यवरोध भी बोलते हैं, ठीक है। तो अवरोध इनको बोलते हैं x लेस देन इक्वल 20, y लेस देन इक्वल 40 और x + y लेस देन इक्वल 45। आगे देख लो 3x + का y लेस देन इक्वल 66, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। इतना लिखने के बाद क्या लिखते हैं, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिख लो यहाँ पे अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर। चलो यहाँ से देख लो मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 20 समीकरण 1 डाल दो, y बराबर क्या है 40 समीकरण नंबर 2 डाल दो, और यहाँ पर x + का y इक्वल 45 अंताखंड बना लो, x के बटे 45 + y के बटे 45 बराबर 1, इसे नंबर 3 डाल लो। अब 3x + का y है बराबर 66, तो 3x + का y बराबर जो 66 है अंताखंड बना लो, बन जाएगा 66 से भाग लगा दो तो x के बटे 22 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 3 दूनी 6,
y के बटे 66 बराबर एक समीकरण नंबर 4 डाल दो। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो x बराबर 0 लिख लो, इसे 5 डाल दो, y बराबर 0 लिख लो, 6 डाल दो। ठीक है, इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, हमें डब्बा बनाने के लिए बिंदु निकालना पड़ता है। तो z जो होता है ना, उसको पुट z बराबर 0 लिखना पड़ता है। लिख लो कितना है यहाँ पे 8x प्लस का 7y बराबर 0, तो 8x इक्वल माइनस का 7y, तो बिंदु निकलेगा x के बटे y बराबर -7/8, तो x कामा y निकला है यहाँ पे -7,8। ठीक है, अब इस तरफ हम रफ करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो डायग्राम के लिए आपको स्केल निकाल लेना है, इसे हटा देते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, स्केल निकाल लो, अब डायग्राम बनवाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये है मेरी स्केल, देख लो भाई, यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से एक रेखा और खींच लेते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है, बड़ा सा बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझना है आपको, रैखिक प्रोग्रामन का है ये प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स अक्ष। अभी इसको हम रफ कर देंगे। ठीक है, डायग्राम आपको समझा ही देंगे। यहाँ पे एक्स डैश ले लो, यहाँ पे वाई डैश ले लो। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे डेटा है ना, थोड़ा साइड से लिख देते हैं, फिर रफ करेंगे। तो x बराबर कितना है 20 1 नंबर, y बराबर 40 2 नंबर, और यहाँ पे x के बटे 45 प्लस y के बटे 45 और बराबर 1, ये 3 नंबर। और x के बटे कितना है, देख लो यहाँ पे 22 है। ठीक है, y के बटे कितना है 66 है और बराबर 1 है, इसे नंबर 4 डाल दो। और x बराबर 0 5 नंबर डाल दो और y बराबर 0 6 नंबर डाल दो। तो कुछ डेटा हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि इसको हम रफ करेंगे, आपको डायग्राम सिखाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4 5 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंतराल लेना है। तो अंतराल कैसे लेना है, आपको पता है, अंतःखंड से अंतराल लिए जाते हैं, अपने पास से नहीं लेते हैं। जो अंतःखंड दिख रहे हैं वहीं से आपको लेना है। तो x के अपान देख लो पहले, मेरे प्यारे बच्चों, x के अपान देख लो पहले। यहाँ पे ये अंतःखंड है, ये अंतःखंड है, 45 45। ठीक है, y के अपान 45, x के अपान 45, तो x के नीचे 22 है, तो 45 22 है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे धनात्मक x अक्ष पे 5 से अंतराल ले लो, 5 निम 45। ठीक है, इतना बड़ा अंतराल ना लेना कि कॉपी पे ना आए ग्राफ, तो इतना छोटा भी ना लेना कि दिखे भी ना, ऐसा लेना साइज से। तो 5 से ले लो अंतराल, तो 5 निम 45, 9 लाइनें आपको करना पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, ये 9, यहाँ पर x अक्ष 9 लाइनें ले ली। धनात्मक x अक्ष पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब y के अपान दे लो 45 है, y के अपान 66 है, तो 66 में भाग ला लो सबसे ज़्यादा में 5 का, 5 एकन 5 5 तियो 15 13 1 14। ठीक है, 14 लाइनें आपको लेना है, 14 पंचे 70 मिल जाएगा, 66 14 ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितनी दूरी पर अगर यहाँ पे अंतराल है, इतनी दूरी पे अगर हमने ले लिया धनात्मक बाई अक्ष पे 14 लाइनें, तो नहीं आ पाएंगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये और छोटा कर लो, इतनी दूरी पे अंतराल ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 और ऊपर बढ़ जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये 14 वहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लिख लो बाई अक्ष। तो हमने छोटा अंतराल इसलिए लिया, धनात्मक x अक्ष पे कर लिया, क्योंकि धनात्मक बाई अक्ष पे हमें ज़्यादा अंतराल मिल गए थे।
तो इसलिए आ नहीं पाएगा कॉपी पे, तभी थोड़ा छोटा अंतराल कर लिया। ठीक है, अब पटरी से रेखाएं खींचना है। तो यहाँ पे देख लो x बराबर 20, x बराबर 20 जो रेखा खींचोगे तो बाई एच के समांतर आपको खींचना है। तो 5, 10, 15, 20 ये मिल जाएगा, 5, 10, 15, 20। तो ये रेखा हम खींच लेते हैं, देख लो यहाँ पे बाई एच के समांतर, समझना है आपको। ठीक है, और नंबरिंग करते रहना है। यहाँ पे लिख लो 20,0। अब देखो बाई बराबर 40 का ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर खींचना है। बाई बराबर 40 कहाँ पे मिलेगा देख लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 यहाँ पे मिल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पंचे 40, 5 का अंतराल है। ठीक है, 0,40। अब इसके बाद में आपको रेखा खींचना है किसके समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, और काउंटिंग करते रहना है। ठीक है, ये लो खींच ली, और आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रश्न 100% आता है रेखी प्रोग्रामन का। काउंटिंग कर लो, 45 45 है, अंताखंड खींचेंगे, 9 लाइनें मिलेंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45,0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऊपर ले लो 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 यहाँ पे मिल जाएगी। 0,45। दो बिंदुओं से एक रेखा आपको खींच लेना है। खींचते हैं, देख लो यहाँ पे ये बिंदु मिला है हमें और एक ये मिला है। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, ये हमने खींच ली दो बिंदुओं से एक रेखा। ठीक है, नंबर कौन सा है, 3 नंबर है। ठीक है, अब x के अपान 22 है, 22 कहाँ पे मिलेगा, 5 चक्कू 20। ठीक है, 20 से थोड़ा ऊपर 1, 2, 3, 4। ठीक है, 5 चक्कू 20, 21, 22 यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि 20 यहाँ पे 25 यहाँ पे, तो 4 इसके बीच में मिल जाएंगे, 4 अंतराल। तो 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो हमको कितना चाहिए, 22 चाहिए। 20 हो गया, 21 हो गया, 22 ये मिल गया यहाँ पे 22,0। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 22,0। ठीक है, एक बिंदु मिल गया। बाई के अपन 66 है, 14 पंचे 70, तो यहाँ पे 70। ठीक है, 14 पंचे 70 और 65 यहाँ पे मिलेगा, 65, 66। ठीक है, ये बिंदु मिल गया 0,66, थोड़ा ऊपर मिलेगा। ठीक है, 65 के ऊपर, जैसे यहाँ पे 20 के बाद में 2 लकीरें गिनी छोटी छोटी, ऐसे यहाँ पे एक गिनना है। तो दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है। खींच लो दो बिंदुओं से एक रेखा, ये खींच गई दो बिंदुओं से एक रेखा, काउंटिंग कर लो। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, चाहे यहाँ पे कर लो। कितना हो गया यहाँ पे, 4 नंबर, 4 नंबर देख लो। ठीक है, z बराबर 0 से बिंदु निकाला, डब्बा बना लो। माइनस का 7,8 इधर ले लो, -7, ऋणात्मक एक्स अक्ष पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बाई का मान 8 है, ऊपर ले लो। जैसे एक बात आपको बताते हैं, जैसे अंतराल हमने 5 से ले लिए हैं, लेकिन जब बिंदु काउंट करते हैं तो बिंदु 1, 2, 3 करके ही काउंट करना है, ये याद रखना। अंतराल चाहे 10 से ले लो चाहे 50 से ले लो, जब बिंदु काउंट आपको करना है या बिंदु दिखाना है तो 1, 2, 3 करके ही आपको गिनना है। तो इसीलिए x का मान -7 यहाँ पे मिल गया और y का मान 8 ऊपर मिल गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 0,40 थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डब्बा बनेगा, तो डब्बा बना भाई, बगैर डब्बे से आंसर शीट नहीं निकलेगी। तो ये डब्बा बन गया, क्या बन गया है, ये डब्बा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो -7,8। ये रेखा जो है कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से, z बराबर 0। ठीक है, अब तीर लगाएंगे, तीर लगाएंगे, अस्मिकाएं देखेंगे। तो बता देते हैं, अस्मिकाएं ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगता है और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगता है। तो पहला लेस देन इक्वल है, जब 20 बनाया था, x लेस देन इक्वल 20।
सब लिख देते हैं, फिर तीर लगा रहे हैं। y लेस देन इक्वल 40, x प्लस का y लेस देन इक्वल 45, फिर कितना है 3x प्लस का y लेस देन इक्वल 66, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो लेस देन इक्वल, फिर लेस देन इक्वल, फिर लेस देन इक्वल, फिर लेस देन इक्वल, बाद में दो ग्रेटर देन इक्वल। तो x बराबर 20 और ये 40, ठीक है। यहाँ से देख लो इसके तीर कैसे लगाना है। इसके लिए ट्रिक नहीं बनाई गई। ट्रिक किसके लिए बनाई गई? इनके लिए बनाई गई है, क्योंकि जिस अस्मिका से अंताखंड बन जाता है उसी के लिए ट्रिक बनाई गई है कि ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगता है और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगता है। इसके लिए ट्रिक नहीं बनाई गई। आपको देखना है कि x का मान हमें किस साइड लेना है। x का मान 20 या 20 से कम लेना है। तो पहली रेखा पीछे भागोगे ना, तो पीछे भागोगे तो इसके तीर ऐसे लगाना है। x का मान 20 या 20 से कम लेना है, तो पहली रेखा के इस साइड तीर लगेंगे। y बराबर 40 ये रहा, लेस देन इक्वल है। y का मान 40 से कम लेना है, 40 या 40 से कम, तो यही तो है नंबर 2। तो नीचे ले लो, ऊपर जाओगे ज़्यादा हो जाएगा। y का मान 40 या 40 से कम लेना है, तो नीचे तीर लगा लो, ठीक है। अब इसके बाद ये अंताखंड, ठीक है, तो इसका ये है। तो आपको पता है लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाते हैं, ये ट्रिक है। अंताखंड बन गया तो ट्रिक काम करेगी, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर। नंबर 3 देखो, नंबर 3 यही है। तो मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की दिशा रखनी है, तो बोलेंगे अंदर तीर, ठीक है। अब ये अंताखंड बना था, ये किससे बना था? इससे, लेस देन इक्वल 66। तो लेस देन इक्वल पे हमें पता है अंदर तीर लगाए जाते हैं। तो देख लो नंबर 4 कहाँ पे है? नंबर 4, तो मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर 4 है, ठीक है। तो तीर अंदर लगाओ, लेस देन इक्वल है ना, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाते हैं। इसका मतलब है जो मूल बिंदु है ना उसकी तरफ तीर की दिशा देनी है, ठीक है। इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये तो आपको पता ही है, ये तो फिक्स है। जब हमने रैखिक प्रोग्रामन पढ़ाया ना तब आपको हमने समझाया था, इसके तीर फिक्स होते हैं हर एक प्रश्न में। y ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर यहाँ पे देख लो, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ऊपर तीर लगा लो। अब कहाँ पे छायांकित होगा बताओ? जहाँ पे सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होगा। मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे तीर यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था 2 तरीके होते हैं छायांकित करने के। पहला तरीका, पहले इसको हम रफ कर देते हैं फिर बता रहे हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम हमको लगेगा। चलो ये रफ हो गया। कहाँ पे थे? जहाँ पे थे वहाँ पे वापस आ जाओ। हम बता रहे थे कि छायांकित करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, सारे के सारे तीर जहाँ पे देखने लगे वहीं पे छायांकित होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे तीर देख रहे हैं, इस लाइन के ये देख रहा है, ये लाइन है ना आगे, इस लाइन के आगे, इस लाइन के ऊपर, ये लाइन के इस तरफ देख रहा है, ये लाइन है इसका यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो सारे के सारे तीर यहीं पे देख रहे हैं, तो यहीं छायांकित होगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको पटरी रख लेना है, 2 या 2 से ज़्यादा पटरी आपके पास हो, ऐसे करके रखो। इस पटरी हमने रखा तो यहाँ पर देखो, इस रेखा ने क्या बोला? आगे छायांकित होगा, पीछे नहीं होगा। अब यहाँ पे पटरी रख लो, नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। इस रेखा ने क्या बोला? पीछे नहीं होगा, आगे होगा। इसने क्या बोला? आगे होगा, पीछे छायांकित नहीं होगा। इसने क्या बोला? अंदर होगा छायांकित, ऊपर नहीं होगा। तो ऐसे करके आपको ये दिमाग लगाना है। तो ये छायांकित होगा, ये क्या होगा? छायांकित। और छायांकित के 2 नाम होते हैं, एक होता है परिबद्ध और एक होता है अपरिबद्ध। तो इस लाइन के ऊपर ना जाना, ठीक है। ये जो है सही से हम कर देते हैं छायांकित, ये ध्यान रखना है। ये डार्क इसलिए कर रहे हैं, आप लोग समझ जाओ, ये छायांकित होगा, ठीक है। अब आपको लिख देना है सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, तो यहाँ पे लिख लो सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। सुसंगत क्षेत्र कैसा है? परिबद्ध है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बिंदु निकालना है। क्या लेके चले थे? अधिकतम जेड लेके चले थे,
ठीक है, तो अधिकतम बिंदु आपको ढूंढना है। उसके बाद अधिकतम जेड निकाल देंगे। तो कैसे ढूंढना है अधिकतम बिंदु? तो पहले बिंदु देख लो कितने हैं छायांकित के आसपास। एक ये है, एक ये है, एक ये है। समझ लेना है कितने बिंदु हैं, उनमें से ही एक बिंदु मिलेगा। तो 1 2 3 और यहाँ पे आ जाओ, ये 4, ये 5, ठीक है 5। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो कौन सा बिंदु मिलेगा। सबसे बाद में जो बिंदु मिलेगा वही होगा अधिकतम बिंदु। तो आगे स्केल खिसकाते हैं और जेड वाली रेखा पर रख लो। तो जेड वाली रेखा पर जब हमने स्केल रखी तो आगे बढ़ाएंगे। ये बिंदु जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, इनमें से ही मिलेगा, जो सबसे बाद में मिलेगा वही अधिकतम बिंदु होगा। आगे बढ़ाया, सबसे पहले ये मिल गया, ठीक है, ये मिला, फिर बाद में ये वाला मिल गया। देख लो एक बार, जो सबसे बाद में मिलेगा वही अधिकतम बिंदु होगा। आगे बढ़ाएंगे, मिल गया पहला, दूसरा, चलो हटो, इसे भी हटो और इसे भी हटो, यहाँ पे मिल जाएगा, ये मिलेगा ये यहाँ पे, ठीक है। फिर दोबारा दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देख लो सबसे बाद में ये बिंदु मिलेगा। चलो आगे बढ़ाते हैं, ये देखो सबसे बाद में कौन सा मिला, ये मिला, ये दोनों एक साथ मिल गए। तो यहाँ पे देखो लंब डालो, इसे पकड़ लो क्योंकि हमें तो पता ही चल जाएगा x और y का मान। तो लंब हम डालेंगे, यहाँ पे 5 का अंतराल है, तो यहाँ पर जो बिंदु मिला है यहाँ पे देख लो P डाल लेते हैं, 5 कामा और y का मान यहाँ पे कितना है, ये 40 है, 5 कामा 40 मिला, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये बिंदु आपको देखना है तो ये हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये मिल गया। जैसे ये देखोगे तो इसके शायद अंतराल के बीच में मिलेगा, तो दशमलव में निकलेगा। तो जो दशमलव में है अगर वो मिल रहा है, जो दशमलव में नहीं है वो भी मिल रहा है, तो आपको वो बिंदु पहले लेना है जो दशमलव का ना हो। जैसे एक साथ दो बिंदु मिल जाते हैं, तो एक साथ दो मिल जाते हैं, एक ही से काम कर लो, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो अधिकतम बिंदु कितना मिल गया यहाँ पे, 5 कामा 40 मिल गया। तो x का मान 5 मिला और y का मान कितना मिल गया, 40, ठीक है। अधिकतम z निकालो। अधिकतम z बराबर क्या था देख लेते हैं यहाँ पे। अधिकतम जो z हमें दिया गया था 8x प्लस का 7y, तो 8x प्लस का 7y, तो 8x का मान 5 7 रख लो, ठीक है। 8 पंचे 40, 7 चौक 28। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जोड़ा जाड़ी कर लो, कितना मिलेगा, 0 8 4 12, 320 आंसर शीट आई है, नोट कर लो 320 आई है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न जो है 5 कंप्लीट करवा पाए। अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्न लाएंगे और उनका उड़वाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।